नमस्कार। छत्तीसगढ़ में आज हो रहा है पहले चरण का चुनाव और मतदान आज सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। राजनांदगांव से मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत इन 8 जिलों में 18 सीटों पर 190 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। और बात करें 10 सीटों की तो सुबह 7 बजे से मतदान यहां पर जारी है। दोपहर 3 बजे तक नक्सल प्रभावित इलाकों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 7 जिले और राजनांदगांव जिले में कुल मिलाकर 18 विधानसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर, कांकेर जिले के अंतागढ़, भानु प्रतापपुर और कांकेर कोंडागांव जिले के केशकाल और कोंडागांव में ये तमाम नक्सल प्रभावित इलाके जहां पर वोटिंग आज हो रही है। कई जगहों पर सुबह 7 बजे से जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं और बाकी जगहों पर 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में 3 से 3:30 बजे तक जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि बाकी इलाकों में 5 बजे तक जो है वो मतदान लोग कर सकेंगे। 1 लाख जवानों को तैनात यहां पर किया गया है ताकि लोग बेखौफ होकर अपने घरों से बाहर निकल सकें, वोटिंग कर सकें और इसका असर भी काफी हद तक नजर आ रहा है। सवेरे से जो मतदान की 6 तस्वीरें सामने आई हैं, यहां आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा इलाके नक्सल प्रभावित हैं यहां पर, उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग बाहर आए हैं और चुनाव आयोग की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं उसका भी असर साफ तौर से यहां पर नजर आ रहा है। तो गणतंत्र को गणतंत्र से चोट करने का एक मौका जिसको, और साथ ही छत्तीसगढ़ के नक्शे पर वो तमाम नक्सल प्रभावित इलाके भी आप यहां पर देख पा रहे हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। कई पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर पहुंचाया गया है। 4336 पोलिंग बूथों पर वोटिंग हो रही है और 53 ऐसे पोलिंग स्टेशन भी थे जहां पर शुरुआत में कुछ तकनीकी खामी के कारण वोटिंग शुरू होने में देरी हुई थी, लेकिन अब सभी को दुरुस्त कर लिया गया है। तो पहले चरण के लिए 18 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण में नक्सल प्रभावित सीटों पर भी मतदान हो रहा है। 18 में से 10 सीटों पर 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था, जो 3 बजे तक चलेगा। वहीं बाकी की 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर 8 बजे मतदान शुरू हुआ है, वहां 5 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं और इन्हीं 18 सीटों में मुख्यमंत्री रमन सिंह की भी सीट है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आदित्य के पास चलते हैं। राजनांदगांव में वो मौजूद है। मुख्यमंत्री की हाई प्रोफाइल ये सीट है जहां पर करुणा शुक्ला के साथ वहां पर मुकाबला हो रहा है। लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं सवेरे से अब तक वोटिंग किस तरह से हुई है और कितना उत्साह मतदाताओं में यहां पर नजर आ रहा है। आदित्य, देखिए, आपको बताना चाहूंगा सुबह से अभी तक अगर भारत निर्वाचन आयोग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो औसतन 8 से 8.5% तक वोटिंग ही हो गई। ये सुबह 9 बजे तक का फिगर आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, नक्सल प्रभावित इलाकों में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। उम्मीद ये थी कि वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा जाएगा, लेकिन देखिए से बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा उन इलाकों में। जबकि अगर छत्तीसगढ़ ट्रेंड में बात करूं तो सुबह और शाम ये 2 वक्त वोटिंग परसेंटेज काफी तेजी से आगे बढ़ता था और दोपहर में थोड़ा सा डाउन होता था। लेकिन आज जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज आ रहा है सामने, काफी कम है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि दोपहर बाद तक ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़े। मैं इस वक्त अभी राजनांदगांव की गुरु नानक स्कूल में हूँ। यहाँ काफी उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं काफी दूर दूर तक लाइन लगी हुई है लोगों की। और सबसे खास बात है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वीवीआईपी सीट है, जिसमें करुणा शुक्ला का मुकाबला मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से 2 बार के लगातार विधायक हैं। तीसरी बार वो यहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और करुणा शुक्ला जो कि रायपुर में रहती हैं वो यहां आकर चुनाव लड़ रही है मुख्यमंत्री खिलाफ। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का ये कहना था और तमाम लोगों का कहना था कि अटल बिहारी वाजपेयी के शिष्य और अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी, ये 2 लोगों के बीच यहां पर दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। छत्तीसगढ़ की 18 सीटों में तीसरी शक्ति भी उभर कर आई है। हालांकि एक जगह पर उनके प्रत्याशी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया था। मधुसूदन यादव को काफी फेवरेबल वहां से जगह मिल रही, क्योंकि पिछली बार वहां से कांग्रेस की सीट थी और जो बीएसपी का वहां से कैंडिडेट था, उन्होंने जो गठबंधन था जनता कांग्रेस का, उन्होंने उनके पक्ष पर सीधे तौर पर यह कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो एक सीट कहीं कम से कम उसमें फायदा हो सकता है बीजेपी को राजनांदगांव की। फिलहाल राजनांदगांव में केवल 2 सीटें थी 2013 में और जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, देवव्रत सिंह भी मैदान में। खैरागढ़ में काफी इंटरेस्टिंग ये भी सीट है क्योंकि देवव्रत सिंह राजा है और राजा अगर इस बार चुनाव में है, पिछली 2 बार की मैं बात करूं, 2 बार के विधायक भी राजनांदगांव से वो रह चुके थे। जनता कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा था, पहले कांग्रेस में थे, अब जनता कांग्रेस से हैं और खैरागढ़ से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग है ये पूरी सीट। कोमल जंघेल, गिरवल जंघेल और अब फिर ये देवव्रत सिंह। कुल मिलाकर खैरागढ़ की भी सीट काफी हॉट है। और दूसरी चीज राजनांदगांव की, बस्तर की सीटों की बात करूं तो 53 सीटों में दिक्कत जा रही थी। सुबह राजनांदगांव में भी दिक्कत हुई, लगभग आधे घंटे बाद पोलिंग शुरू हुई। तो कुल मिलाकर देखिए नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा लगातार है वहां पर, लेकिन अभी भी लगातार आईडीज बरामद की
जा रही, मतलब साफ है नक्सली चाहते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में लगातार खलल डालें। सुरक्षा कर्मी भी लगातार डटे हुए हैं और लगातार सुरक्षित माहौल देने की कोशिश पूरे बस्तर में की जा रही है। धीरेन्द्र, आज सवेरे अगर हम बात करें, आज सवेरे भी आईईडी ब्लास्ट किया गया था। चुनाव से पहले भी हमने देखा पिछले 10 दिनों में बड़े 4 नक्सली हमले हुए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से 1 लाख जवानों को यहां पर तैनात किया गया है, उम्मीद यही की जा रही है कि शाम तक और बड़ी संख्या में जो है वो वोटर बाहर आएंगे। लेकिन जो पहले फेज की बात है, पहले चरण की बात है, सबसे बड़े मुद्दे अगर इसके बात की जाए तो सबसे बड़े मुद्दे क्या रहे, खासतौर पर जिन इलाकों में छत्तीसगढ़ के आप घूमे? में हम लोग घूम रहे थे, वहां अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां रोड्स ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम 2 मेजर रोड्स की बात करें, जो बीजापुर से जो सीधा जगरगुंडा तक जाती है, वहां अगर आप जाते हैं तो बाहरी दरवाजा बाकायदा एक बोर्ड गेट बनाया हुआ है। उस गेट पर 24 जवानों की जो शहादत हुई है उनके फोटो, यानी उस रोड पर कितने जवान उस सड़क को बनाने के लिए अपनी जान दिए हैं। उससे आगे वो अभी भी तारेम तक है, वो पूरी सड़क नहीं हो पा रही। उधर दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, सुकमा जो सबसे ज्यादा इस देश में सबसे पहले नंबर पे था नक्सल प्रभावित इलाकों में, वहां द्रोणापाल से जगरगुंडा तक जाते हैं 52 किलोमीटर की रोड पर 12 जगह आपको एंट्री करनी होगी। सीआरपीएफ के लोग हैं, वो भी आधे ही वो रोड बनी है। तो यानी जब तक ये सड़कें पूरी की पूरे हिस्से नहीं होते, तब तक आप ये कह नहीं सकते कि हर तरफ अंदर घुसने की कोशिश की गई है। गांव में एक बड़ा आबादी ऐसी है जो अभी भी उस कम्युनिकेशन से कटी हुई है, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, चाहे वो फिर मोबाइल कम्युनिकेशन या फिर सिक्योरिटी का जो आवागमन है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस का आवागमन है उससे। और इसके साथ साथ अगर विशाल एक बड़ा मुद्दा करप्शन भी इशू है, लोग करप्शन पर बात कर रहे हैं। इसके करप्शन के साथ साथ जो नए डेवलपमेंट की कहानी है उस पर बात हो रही है। आपको नए इनिशिएटिव जरूर दिखेंगे, लेकिन उन इनिशिएटिव्स में करप्शन की आपको हल्की फुल्की झलक दिखेगी, क्योंकि जो प्रयास किया जाना चाहिए था वो वहां आपको नहीं दिख रहा है। तो ये मेजर इशू है, डेवलपमेंट मेजर इशू है और करप्शन पर भी इशू पर सवाल होंगे। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का खास पैनल मौजूद है, उनसे चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आपको दिखाते हैं किन किन सीटों पर मतदान हो रहा है और यहां पर राजनीतिक समीकरण किस तरह से। तो यह है छत्तीसगढ़ का विधानसभा और यहां पर जनता इस बार किसे चुनकर भेजती है, यह देखने वाली बात होगी। पहले चरण का मतदान, 18 सीटों पर वोटिंग, लेकिन इस बीच पुराने आंकड़े क्या कहते हैं, पुराने गुणा भाग कैसे थे जिसके जरिए पार्टी आगे पीछे हो गई थी और सत्ता में बीजेपी अभी काबिज है। सीधे आपको अंदर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि अभी के गणित और अभी के आंकड़े क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहले चरण पर कितने सीटों पर वोटिंग। 18 सीट जहां पर पहले चरण के दौरान मतदान, और इन 18 सीटों पर समीकरण क्या है, क्या कहते हैं पुराने आंकड़े और इस बार क्या कुछ बदल सकता है, यह हम आपको बताते हैं। इन 18 सीटों पर देखिए इस बार पहले चरण के लिए मतदान खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर, अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशवकाल, ये नक्सल प्रभावित इलाके हैं और पहले चरण में यही मतदान। कोकड़गांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, ये तमाम वो सीटें हैं, ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर पहले चरण का मतदान। और दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, ये तमाम वो विधानसभा की सीटें जहां पर वोट डालकर 18 सीटों के लिए जनता यहां की किस्मत तय कर देगी उन नेताओं की जो यहां पर उम्मीदवारी में हैं और जो खड़े हैं, जो इस उम्मीद के साथ आए हैं कि क्या जनता उन्हें चुनकर विधानसभा तक भेज दिया है। इन 18 सीटों पर कितने मतदाता हैं, यानी कि कितने लोग उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, वो हम आपको बता दें। 31,79,520 मतदाता किस्मत का फैसला करेंगे उम्मीदवारों का। 18 सीटों पर कितने मतदान केंद्र हैं, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील इलाका है। 4,336 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। और बलेट जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये जिन इलाकों में जहां पर आज वोटिंग हो रही है, 8 जिलों की 18 सीटें, सिर्फ जगदलपुर को छोड़ दें बाकी सभी जगहों पर आदिवासी बहुल्य सीटें हैं। और जो एसटी वोट बैंक है, बड़े लंबे समय से बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, लेकिन पिछले काफी वक्त से हमने देखा कांग्रेस का जनाधार यहां पर बड़ी तेजी से बढ़ा है। और वहां लोग हैं और जो हमारे संवाददाता भी वहां पर गए, कि मानना है कि जमीन और जंगल से भारतीय जनता पार्टी की दूरी थोड़ी सी बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी की भी बड़ी कोशिश है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को बनाना है तो ये पहला फेज बड़ा इंपॉर्टेंट फेज। देखिए, ये जो
18 सीटें हैं, इसमें से 12 सीटें कांग्रेस के पास पिछली बार थी। तो ये मानना कि भारतीय जनता पार्टी पहले स्ट्रांग थी, ये ठीक नहीं है। देखिए, बीजेपी ने दूसरे कई ऐसे हलके हैं जहां आदिवासी क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त काम किया है। वो क्षेत्र हैं कौन से? मध्य प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं। इस इलाके में, बस्तर में उनका काम पहले रहा है और अभी भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, 6 सीटें उन्होंने आफ्टर ऑल जीती हैं, लेकिन जो सघन इलाके आदिवासियों के हैं वहां पर अभी भी कांग्रेस की मजबूती साफ साफ दिखाई देती है, सीट वाइज भी और उनके काम की तरह भी, काम को लेकर भी। लेकिन ये बात सच है कि एक बड़ा हिस्सा वहां का है जो व्यवस्था को चलाने वाली, चाहे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हों, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं, उनसे वो डिसिल्यूजन्ड हैं। आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा बहुत मोहभंग का शिकार है, उसको ये स्वयं नहीं समझ में आता। इस इलाके में खासकर मैं कह रहा हूं कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ जो जंगल में माओवादिस्ट हैं उनकी बंदूकें हैं, दूसरी तरफ राज्य सत्ता की बंदूकें हैं। दोनों की बंदूकों के बीच में वो निरीह ही अपने को पाते हैं और उनका जो पॉलिटिकल रास्ता है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उसे तय करने में कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, बेहतर उनको करने नहीं दिया गया। जैसे मेरा मानना है कि सोनी सोरी आम आदमी पार्टी एक मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर उसने काम करना शुरू किया, लेकिन उसको वहां पर स्टेट की जो एजेंसीज हैं उन्होंने काम नहीं करने दिया। तो आज जरूरत इस बात की है, चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है, इससे बेहतर है कि सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर, खासकर बस्तर के इलाके में कोशिश ये करें कि भारतीय गणराज्य जीते, भारत का लोकतंत्र जीते। इसके लिए स्टेट को, पॉलिटिकल पार्टीज को कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। जहां तक इस चुनाव का प्रश्न है, ये बहुत ही जद्दोजहद है। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वहां स्टेट मशीनरी का भारी दुरुपयोग आज हो रहा है। सुबह सुबह मेरे पास कई ऐसे फोन आए, खासकर रायपुर वगैरह के इलाके से, कि काफी मिसयूज हो रहा है। मैं नहीं जानता, इस बारे में आपके रिपोर्टर स्पॉट पर हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन लड़ाई दिलचस्प है। ठीक है विनोद अग्निहोत्री साहब, दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र कहें, वचन पत्र कहें, संकल्प पत्र कहें, अगर आप दोनों को कंपैरिजन कर लें, तुलना कर लें, बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी किसानों की बाबत थोड़ी ज्यादा बात कर रही है, एमएसपी को लेकर, बोनस को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो बीमा की बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की स्कीम है, आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं। बाकी करीब करीब समान आपको लगते हैं। ऐसे में वोटर जो फैसला करता है वो किस आधार पर? देखिए, घोषणा पत्र तो आमतौर पर सभी पार्टियों के लोक लुभावन होते हैं, और इधर पिछले कुछ वर्षों में तो लगातार जो है, पिछले चुनाव में तो फ्री चीज़ें बांटने की, मुफ्त बांटने की भी एक दौड़ शुरू हो गई है। तो घोषणा पत्र, लेकिन ये आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे और मुझे भी लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के मुद्दों को उस तरह नहीं छुआ। चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे बोनस की बात हो, क्यों धान के बोनस का जो है, पिछले साल जो 300 रुपए प्रति क्विंटल जो बोनस मिलता था, उसको 2014 में केंद्र सरकार बदलने के बाद बंद कर दिया गया, जो अभी पिछले 6 महीने से वहां शुरू किया गया था चुनाव आने से। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी किसानों के बीच में जा रही है। राहुल गांधी आप देखिए, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, चाहे कहीं का भी चुनाव हो, जितने चुनाव में जा रहे हैं सबसे ज्यादा किसानों की बात कर रहे हैं। एक किसान कॉन्स्टिट्यूंसी अपना एक तरह से वो तैयार कर रहे हैं। यहां भी उन्होंने ये घोषणा की है कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और 2600 रुपए एमएसपी धान का घोषित करेगी सरकार। ये सारे किसानों के लिए घोषणाएं की हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपने जो सवाल किया कि वोटर किस आधार पर वोट देगा, देखिए 2 तरह की एंटी इनकम्बेंसी होती है। एक तो होती है राज्य सरकार के खिलाफ, जिसमें प्रशासन का भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियां और इलाके की अनदेखी आती है। दूसरी जो स्थानीय एमएलए होता है उसके खिलाफ भी एक विरोधी रुझान होता है। तो अब कौन सा रुझान किस पर भारी पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है। वोटर दोनों को देखता है। जब एक पूरी लहर होती है किसी पार्टी के खिलाफ तो उस वक्त कैंडिडेट मैटर नहीं करता, लेकिन जब लहर नहीं होती है तो प्रत्याशी का चयन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एनके सिंह साहब, हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि किसानों की कर्ज माफी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसको लेकर के एक नीति बनाने की जरूरत है। लेकिन चुनाव से पहले इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर पार्टी की तरफ से बात की जाती है, खासतौर से जो पार्टी विपक्ष में होती है वो कर्ज माफी की बात करती है। यहां पर तो पेंशन और बोनस की भी बात की जा रही है। किसानों को भी ये बात बड़े अच्छे से समझ में आती है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो समझते हैं। यह 70 साल से ये किया जा रहा है और पिछले 4 साल पहले जब आपने 15 लाख हर गरीब के जेब में डालने की बात कही थी और 8 आना भी नहीं आया, तो वो जानता है। जो विनोद ने 2 चीजें बताई एंटी इनकम्बेंसी में, लोकल एमएलए का फैक्टर और वहां की सरकार या चीफ मिनिस्टर के प्रति नाराजगी, एक फैक्टर भूल गए। जो केंद्र सरकार है
अगर वो किसी लहर से आई है और बहुत सारे वायदे और अपेक्षाएं आपने जन अपेक्षाएं बढ़ा दी हैं, तो उसकी भी नाराजगी होती है। और इस समय पिछले 4.5 साल में जो वायदे थे आपने बढ़ा तो दिया एक्सपेक्टेशन जनता का। आज जब वो देख रहा है कि डाई अमोनियम फॉस्फेट 1400 रुपए बिक रहा है, तो आप एमएसपी कुछ भी कर दीजिए। जब आप कॉस्ट वर्कआउट करेंगे तो जो C2 फॉर्मूला होता है उससे ये फिर बढ़ जाएगा। किसान वही गरीब का गरीब रहेगा, क्योंकि आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दिया है, उसको कभी नहीं रोका आपने। और इस 4 साल में इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ा है। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा फैक्टर है जो एंटी इनकम्बेंसी में रमन सिंह, लोकल एमएलए, इसके अलावा एक जो केंद्र सरकार के तरीके थे उसको लेके भी नाराजगी हो सकती है। तो ये तीनों एक साथ बैलेंस करते हैं तब जाके ओपिनियन बनती है। आदित्य वहां पर हैं, बड़ी करीबी से नजर बनाए हुए। आदित्य, किसानों को लेकर अगर हम बात करें, किस आधार पर किसान फैसला करेगा? क्योंकि दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र तो करीब करीब बराबर हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसानों के लिए कुछ अलग बात की गई। देखिए, कांग्रेस ने इस बार जो घोषणा पत्र जो बनाया है उसमें अगर मैं टीएस सिंहदेव की तारीफ करना चाहूंगा इस मामले में। टीएस सिंहदेव ने लगभग 24 जिलों का दौरा किया, लगभग तमाम संगठनों से उन्होंने चर्चा की। देखिए, छत्तीसगढ़ में किसान कितना महत्वपूर्ण जरूर आपको बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ किसान के अलावा धान का कटोरा कहलाता है और छत्तीसगढ़ में लगभग हर घर में एक किसान है। वो कुल मिलाकर 72% से ज्यादा आबादी सीधे तौर पर किसानों की छत्तीसगढ़ में है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, देखिए, किसान लगातार रूठा हुआ है छत्तीसगढ़ की सरकार से। किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है, किसान को लगातार धान का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जो बोनस और धान का समर्थन मूल्य का आपने वादा किया था वो आपने दिया नहीं। सिर्फ पिछली बार आपने, चूंकि इस बार चुनाव पर जाना था, पिछले साल का आपने दिया और इस साल का आपने दिया। बाकी 2 साल के आपने न धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए दिया, न धान का 300 रुपए बोनस आपने दिया। उस कारण किसान और नाराज है। दूसरी बड़ी नाराजगी का कारण यह होता है जो किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना में किसानों को 10 रुपए का चेक आया, किसी को 15 रुपए का चेक आया, पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई, लेकिन किसी तौर पर किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला। इसके चलते किसान बेहद ज्यादा नाराज है। छत्तीसगढ़ में किसान कभी आत्महत्या नहीं करता था। पिछले अगर मैं 15 सालों में बात करूं तो लगभग किसान किस आधार पर फैसला करेंगे, आदिवासी किस आधार पर फैसला करेंगे? नक्सल प्रभावित इलाका है, बड़ी संख्या में यहां पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पहले चरण का मतदान जारी है, किस तरह से वोटिंग के आंकड़े सामने आएंगे इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।